वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना पढ़ने वाले रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को, जो कि हमारा फुली वन शॉट होने वाला है, एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके एक भी एनसीईआरटी लाइन मिस नहीं होने वाली। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, हम जैसे कि पढ़ के आए अपना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी इससे पहले का जो चैप्टर था हमारा बायो का, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हमने क्या देखा था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और क्या देखा था? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। उसके बारे में हमने देखे थे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क कर रही है, राइट, किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही है, राइट। अब उसी से मिलता जुलता टॉपिक हमारे पास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिरकार है क्या? तो बेटा सुनो, जब हमारे जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से एक तरीके से हेल्दी हैं, वो नॉर्मल क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक तरीके से यही तो हुआ। इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं बेटा जी? हेल्दी। अगर वो हेल्दी हैं तो वो क्या करेंगे? नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। अब सुनो, इसके अलावा ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसका एक अलग ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी है। मतलब एक हमारा इमोशनल एस्पेक्ट भी आ गया, एक सोशल एस्पेक्ट भी आ गया। ओके जी। अब बेटा हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये क्या कहती है हमसे? सुनो, पहले समझना बेटा। मान लो यहाँ पे एक इंसान है, ये आपको ना बाहर से तो फिट दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है इसके दिमाग की हालत ठीक हो सकता है इमोशनली वीक हो, मेंटली स्टेबल ना हो, राइट। कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकता है सोशली ठीक ना हो, है ना, फिजिकली ठीक ना हो, इमोशनली ठीक ना हो, बिहेवियर इसका ठीक ना हो, सोशली ठीक ना हो। इसका मतलब हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, वो इन सारे एस्पेक्ट्स में क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए। ओके, मतलब कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर और उसका सोशल बेटा क्या होना चाहिए? अच्छे से होना चाहिए। तभी हम क्या कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी इंसान है, अदरवाइज हम लोग नहीं कहेंगे। इसके अलावा ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ना सारे लोग क्या है, हेल्दी हैं, तो एक तरीके से तुम्हें नहीं लगता अगर वो फिजिकली, फंक्शनली अगर वो नॉर्मल होंगे तो हमारे पास क्या होगी? एक अच्छे से रिप्रोडक्टिव हेल्थी एक सोसाइटी बन पाएगी ना, राइट। अब सुनो, इससे आगे हमारे पास टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, फिर हम कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, राइट। उसके बाद हम सॉल्यूशन देंगे। तो सुनो, हमारे बेटा जी इंडिया सबसे पहली कंट्री थी, यानी कि इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री जिसने बेटा सोचा कि किस तरीके से हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन कर सकते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, अच्छे से जो भी हमारे जो लोग हैं वो क्या हो, रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो सके। ओके, कब किया बेटा? हमारे पास 1951 में बेटा सबसे पहले स्टार्ट की गई थी फैमिली प्लानिंग, यानी कि एक तरीके से हमारे दो तो फैमिली प्लानिंग का कब हुआ था बेटा इनिशिएट? कब इनिशिएट हुई थी? 1951 के अंदर। ओके, अब बेटा इसको और इम्प्रूव करके हमारे पास दो क्राइटेरिया आ गए। उन्होंने बोला ओके, अगर आप रिप्रोडक्टिवली तुम हेल्दी कर रहे हो बेटा, इसके अलावा चाइल्ड केयर के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। हाँ जी, तो इसके बाद हमारे पास फैमिली प्लानिंग तो हो गई। ओके जी, अब सोचा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम और स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव लोगों को ठीक करेंगे। इसके अलावा बेटा जब बच्चा हो गया है उसकी भी हम लोग क्या करने वाले हैं? केयर करने वाले हैं, ठीक है। अब बेटा आखिरकार हम करेंगे कैसे? तो नॉर्मल से बेटा आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा? अवेयर करना पड़ेगा, राइट। क्या करना पड़ेगा? अवेयर करना पड़ेगा। उनको बेटा काफ़ी सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी रिप्रोडक्शन के बारे में, लाइक उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं किस तरीके से काम कर रहे, किस तरीके से काम नहीं कर रहे, राइट। अब बेटा उसके लिए आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि आप इन सारे प्रोग्राम्स को वहाँ पे इनिशिएट कर पाओ, राइट। अब सुनो, हम बेटा किस किस तरीके से क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो तुमने देखा होगा काफ़ी सारी फिल्म्स होती हैं, है ना। हम ऑडियो विजुअल्स के थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। हम प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, लाइक NGO वगैरह हो गए, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हो गई, राइट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अपने पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, चिल्ड्रन, टीचर्स, इन सब का क्या कर सकते हैं? हम इनको नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके अलावा बेटा सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं, मतलब अभी हमने पहले चैप्टर क्या पढ़ा था, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, तो वो भी तो एक तरीके से क्या हुआ, सेक्स एजुकेशन ही तो हुआ। मैंने आपको यही तो बताया किस तरीके से आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, ताकि हम बच्चों को क्या पहुंचा सके, अच्छी नॉलेज दे सके, ताकि उनकी जो बेटा मनगढ़ंत जो होती है ना मिथ्स और जो मिसकंसेप्शन, जो कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें हैं, वो उन सारी उनके दिमाग से क्या बाहर निकल सके, ठीक है। यानी हमें डिस्करेज करना है उन लोगों के अंदर से जितनी भी जो मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है, ओके। इसके अलावा बेटा आप लोग क्या करोगे, अच्छे से आप बोलोगे कि प्रॉपर हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस करो। इसको बेटा हम आगे पढ़ने वाले हैं, ओके। इसके अलावा बेटा एसटीडी, लाइक तुमने सुना होगा एड्स वगैरह, काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं। तो बेटा हमें लोगों को डराना नहीं है, हमें एक तरीके से क्या उनके बारे में, उनको ट्रीटमेंट के बारे में भी बताना है, ताकि हम डायग्नोस कर सकें, राइट। इसके अलावा बेटा जी जो एड्स वगैरह है ना, वो ज़्यादा किन लोगों के अंदर देखी जाती है, जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे, हाँ जी। तो वो लोग कौन होते हैं, एडोलसेंट एज ग्रुप, लाइक हम लोगों को बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम लोग क्या करेंगे, लोगों को बेटा जा के एजुकेट करो, है ना। जैसे कि बेटा हमारे जो कपल्स हैं उनको बेटा उनकी जो कपल्स के अंदर जो एज ग्रुप फिक्स कर दो, लाइक लड़कों के लिए 21 कर रखा है, लड़कियों के लिए 18 कर रखा है, ठीक है। तो हमें लोगों को घर जा के इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके अलावा बेटा क्या होगा, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, मतलब बेटा कई बार ऐसा होता है तुम्हारे पास 2 कपल हैं, दे आर मतलब फीमेल क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई है, उनको बेटा अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, है ना, उनके पास ऑलरेडी बेटा 2 बेबी हैं, तो वो तीसरा क्यों करेंगे। तो बेटा हमारे पास बर्थ को कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए ना, हाँ जी। तो बेटा हम क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को वी आर यूजिंग, ओके। इसके अलावा अगर बेटा हमारे पास मम्मा है, मेरा मतलब केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, प्रेगनेंसी में हम किस तरीके से फीमेल की केयर करेंगे, ओके। अगर बेटा बेबी हो भी गया है, अब उस बेबी की भी तो हमें केयर करनी पड़ेगी ना, तो हाँ जी। तो पोस्ट नेटल केयर, यानी कि उसके बाद बेटा आप किसकी केयर करोगे, मम्मी की भी करोगे, बच्चे की भी करोगे, ओके। तो तुम्हें लगता बेटा इस तरीके से हम एक तरीके से हेल्दी फैमिली बनाने वाले हैं, राइट। हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, बीमारियों के बारे में उनको एजुकेट कर रहे हैं, है ना। बच्चे जो कपल्स की जो एज ग्रुप है उसको मेंटेन करके चल रहे हैं, बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या करेंगे, एक सोसाइटी को हेल्दी बनाने वाली हैं, ओके। अब सुनो, इसके बाद हमारे पास आता है अवेयरनेस, बेटा हमें करनी है। देखो अब जैसे कि हमने लोगों को बता दिया भाई ये सब कर लो वो सब कर लो, तो इससे क्या होगा, जो सेक्स एब्यूज़ है या कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं लाइक रेप्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो क्या हो पाएंगे, वो लोग बेटा वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो एक तरीके से सोशल इविल्स वो सारी भी क्या हो जाएंगी बेटा, स्टॉप हो जाएंगी, उनकी भी दिक्कत हमारे पास इतनी खास नहीं होने वाली, ठीक है। अब सुनो, अब बेटा तुम्हें पता है अगर हमें इतनी सारी चीज़ें बतानी है लोगों को, तो हमें एक तरीके से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, यानी कि हमें अच्छे से फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रॉपर हमें क्या चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए, हमें डॉक्टर्स वगैरह पूरी टीम अच्छे से होनी चाहिए ना, ओके। तो बेटा यानी हमें प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत होगी, प्रॉपर केयर की, ताकि हम लोगों को दे सकें, ओके। उसमें बेटा क्या क्या आ सकती हैं, लाइक देखो प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी किसी को हो गई तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, डॉक्टर्स तो होने चाहिए ना जो कि उसको ठीक कर सके, राइट, ओके। डिलीवरी तुम्हें पता है गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, एसटीडी बीमारी हो गई तो बेटा हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास। अबॉर्शन बेटा वो हम किससे करवाएंगे, डॉक्टर से। कॉन्ट्रासेप्शन, हमें बर्थ कंट्रोल यूज करना है, हम नहीं चाहते हमें एक्स्ट्रा हो बेटा बेबी, तो हम कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, यानी ये सारे की सारी चीज़ों को अगर हमें कोप अप करना है तो हमें क्या चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हम लोगों को बेटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक आती है एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। अब बेटा सुन, ये बीमारी हमारे पास अच्छी तो है बट बुरी भी है, बुरी इन द सेंस मानो ये बेटा आपके पास ना ये बेबी है ना, इस एमनियोसेंटेसिस हम क्या करते हैं, बेबी है, अब बेबी के अंदर बेटा सेल्स वगैरह तो होंगी यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर, तो हम इन सेल्स को बाहर निकाल लेंगे और हम पट्ट से पता लगा लेंगे इसके क्रोमोसोम को देख के, यानी डीएनए को देख के कि बेटा ये लड़की है या फिर लड़का है।
अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आई होगी, अगर बेटा लड़की मिलेगी तो हम क्या करेंगे, उसको बेटा हम ख़त्म कर देंगे, और अगर लड़का मिलेगा तो बेटा उसको हम रखने वाले हैं। तो एक तरीके से इस पे बेटा हमें क्या लगाना पड़ा, बैन लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्स डिटरमाइन कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था बेटा, सबसे ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। राइट तो बेटा एक तरीके से चीज़ अच्छी भी है, अच्छी इन द सेंस, देखो अब मान लो ये बेबी है, ठीक है, मुझे लग रहा है भाई मेरी बेबी को आगे दिक्कत हो सकती है क्योंकि मुझे कोई बीमारी है, तो मैं जाके टेस्ट करवा सकती हूँ, अपने बेबी का डीएनए निकलवाऊंगी, मैं देख लूँगी क्या इसको कोई बीमारी तो नहीं है। अच्छा, अगर बीमारी मिली तो बेटा मैं उसको आगे जाके अपने चेक करवा सकती हूँ, ठीक करवा सकती हूँ। राइट तो बेटा एमनियोसेंटेसिस हम कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे जिसके अंदर क्या होगा, सेल्स वगैरह होंगी। अब सेल्स के अंदर क्या होता है, डीएनए, तो हम पट्ट से पता लगा लेंगे कि भाई लड़की है या फिर लड़का है। तो अब अच्छे वे में इसको हम यूज़ करेंगे बेटा, हम जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं, आगे आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, चैप्टर आएगा तो डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी वो बीमारियाँ जो कि हम पता लगा सकते हैं। राइट अब सुनो, तो बेटा हमारे पास कई सारी ऐसी रिसर्च हुई, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने की, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने की, ताकि हम कुछ ना मेथड्स यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे कि बेटा सहेली, अब सहेली बेटा किसकी होती है, लड़कियों की होती है, हाँ जी। तो बेटा सहेली एक दवाई होती है, सॉरी दवाई नहीं, पिल होती है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन में हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसको बेटा किसने बनाया था, इसको बनाया था बेटा CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, लखनऊ के अंदर बेटा, इंडिया की है ये दवाई, ठीक है। अब सुनो, अब बेटा आप इतना लोगों को जागरूक कर रहे हो, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता बेटा ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने से लोग कम मर रहे हैं। मतलब देखो सोचने की बात है, पहले बेटा दाई माँ होती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग बेटा हमारा ट्रीटमेंट करते थे। बट आज हमारे पास क्या आ गया है, पूरी एक टीम आ गई, डॉक्टर्स आ गए, राइट। तो अब हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास मोर कम रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी बेटा मदर, पहले के टाइम पे तो बेटा हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती थी तो क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, बट आज तो ऐसा नहीं है। इसी वजह से बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बेटा पहले कभी कभी ऐसा तो बच्चा तो हो गया है ना, डिलीवरी तो हो गई, बट उस बच्चे को बेटा कोई बीमारी निकल गई, अब बीमारी निकल गई तो बेटा वो कुछ दिनों बाद, है ना, तुम समझ रहे हो, कुछ टाइम बाद बेटा डेथ हो जाती थी। तो एक तरीके से MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बेटा कई सारे ऐसे कपल्स हैं जो हमारे दो स्मॉल फैमिली वाला चल रहा है केस, ठीक है, अच्छे से बेटा हम क्योर कर पा रहे हैं। लाइक मान लो मेरे को कैंसर हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे मैं बेटा जाके चेक करवाऊंगी तो मैं ठीक हो सकती हूँ। मान लो बेटा मेरे को एड्स हो गया, तो आज हमारे पास बेटा ट्रीटमेंट है, हम अपने एक तरीके से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों ने हमें एक तरीके से क्या किया, बेनिफिट से तो दिए हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं, राइट। अब सुनो, अब बेटा हमारे पास ना पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, बर्थ कंट्रोल आता है। अब सुनो, सबसे पहले बेटा अभी लास्ट सेंचुरी की बात करें, इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ की क्वालिटी चेंज हुई है ना, मैंने अभी आपको बताया, पहले के टाइम में बेटा फैसिलिटीज़ ना के बराबर थी, और अब बेटा फैसिलिटीज़ इतनी सारी हो गई हैं, तो एक तरीके से हमारी लाइफ क्या हो गई, इंप्रूव हो गई है ना, ठीक है। तो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी सारी इंक्रीज़ हो गई है, हमारे पास डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें अवेलेबल है, कुछ गाँव वगैरह को छोड़ के, राइट। अब सुनो बेटा, हमारे पास 1900 में जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो थी हमारे पास 2 बिलियन, ठीक है। इसने बेटा हमारे पास 2000 में जाके इसने कितनी बनाई, 6 बिलियन। ये मैं बात बता रही हूँ आपको वर्ल्ड की, यानी कि 2 बिलियन कब थी, 1900 में थी 2 बिलियन, और उसके बाद 2000 में कितनी हुई, 6 बिलियन। जैसे 2011 में तो कितनी बड़ी, 7.2 बिलियन। अब बेटा जी आ जाओ इंडिया में, इंडिया हमसे बेटा, इंडिया तो हम सबसे आगे है ना। तो देखो जैसे बेटा इंडिपेंडेंस हमें मिली तो 350 मिलियन थी उस टाइम पॉपुलेशन, कितनी थी, 350 मिलियन। जैसे ही बेटा हमारे पास 2011 आया, हमने बेटा जी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 50% कर दिया, यानी 1.2 बिलियन हम लोग बेटा 2011 में ही पहुंच चुके थे। तो समझ पा रहे हो, 2 बिलियन तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी जब उस हमने 1900 में देखा था, ठीक है, और अब हमने उसकी हाफ हमने कब कर लिए,
2011 के अंदर। तो बेटा एक तरीके से पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, राइट। तो आगे हम देखने वाले बर्थ कंट्रोल, ताकि हम इन सारी चीज़ों को कम कर सकें, ठीक है। तो सुनो, अभी मैं बता दें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि रैपिड डिक्लाइन एंड डेथ रेट, है ना। एक था इन्फेंट यानी बच्चे जैसे कि उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब सुनो, अब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के वजह से क्या हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सुनो, हमारे पास बेटा जी अब है, हमारे पास एक डेटा निकल के आता है। हाँ एक चीज़ सुनो, जो RCS था ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, इसने बेटा काफ़ी सारी चीज़ें किया, अवेयर किया लोगों को, काफ़ी सारी नॉलेज दी। उससे बेटा हमने पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, बट ज़्यादा हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो 2009 में बेटा डेटा आया, उन्होंने क्या बोला, 1000 लोगों पे, कितने पे, 1000 लोगों पे 20 लोग बढ़ रहे हैं हमारे। यानी कि देख रहे हो तुम कितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक तरीके से तुम्हें नहीं लग रहा बेटा इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग वाली एक चीज़ है, ये अलार्मिंग ग्रोथ है बेटा। अगर हम अभी भी नहीं रुके ना तो हमारे बेटा रोटी कपड़ा मकान नॉर्मल सी चीज़ें भी बेटा हमें मिल नहीं पाएंगी। फूड शेल्टर क्लॉथिंग ये सारी चीज़ें बेटा हमसे छिन जाएंगी, इतनी पॉपुलेशन जब बढ़ जाए। क्योंकि देखो ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड का लैंड तो उतना ही रहेगा, खाना पानी जो मिल रहा है वो तो इतना ही रहेगा ना। इसमें देखो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो हम इतना खाना पानी कहाँ से लाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके आगे सुनो, अब हमें बेटा अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बेटा हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। क्यों, ताकि वो बेटा स्मॉल फैमिली करें, मतलब एक बच्चा लास्ट, यानी हम दो हमारे दो। तुमने देखा होगा पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब तो कई सारे ऐसे कपल्स हो गए बेटा शहरों में, वो क्या कहते हैं, हमें तो बेटा एक ही बच्चा चाहिए, यानी कि वो दो उनको तो दो भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो बेटा अब 1 चाइल्ड नॉर्म आ गया है। इसके अलावा बेटा एज फिक्स कर दी है, 21 होगी बेटा मेल की, 18 होगी फीमेल की, यानी इस उम्र से पहले आप लोग शादी नहीं कर सकते, इतनी उम्र हमारी फिक्स कर दी गई है, ठीक है। तो एक तरीके से इन लोगों ने बेटा हमारी हेल्प भी की है इन सारी चीज़ों ने। ओके अब आगे सुनो, अभी मैंने बोला मैं आपको प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दी, अब देखते हैं हम किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा अब हमारे पास आते बर्थ कंट्रोल मेथड, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इन चीज़ों को बेटा हम लोग यूज़ करेंगे ताकि मैं क्या कर सकूं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को मैं डिले कर सकूं, मैं उस सब को हटा सकूं। अब सुनो, तुम खुद बताओ, तुम मान लो अपने आप को इमेजिन करो, एक कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा यानी एक बर्थ कंट्रोल मेथड तुम्हारे लिए कैसा होना चाहिए। सबसे पहले यूज़र फ्रेंडली, आप लोग आराम से उसको यूज़ कर पाओ। दूसरा ईजिली अवेलेबल हो, तुम्हें दूर ना जाना पड़े, साइड में मेडिकल स्टोर पे कोई भी चीज़ मिल जाए। इफेक्टिव हो, मतलब कि इफेक्ट शो करे, ऐसा ना हो नील बिल्कुल इफेक्ट शो ही ना हो। रिवर्सिबल हो, मतलब आप यूज़ भी कर सकते हो फिर उसको वापस उसको फेंक भी सकते हो। उसके साइड इफेक्ट ना के बराबर हो, यही सब तो आप चाहते हो। इसके अलावा आपकी सेक्सुअल ड्राइव के अंदर भी बेटा कोई भी रुकावट वहाँ पे ना आए पाए। तो यानी कि हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे कैसे होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल और साइड इफेक्ट तो बेटा बिल्कुल कम होने चाहिए। इसके अलावा आपके बेटा सेक्सुअल ड्राइव के अंदर भी कोई भी रुकावट ना आए। समझ में आया। अब सुनो, हमारे पास बेटा ये एक तरीके से कैटेगरी में डिवाइड है, नेचुरल, बैरियर, ओरल, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट, सर्जिकल। इन सब को हम बेटा रीड करने वाले एक बार में। तो सुनो, सबसे पहले है नेचुरल मेथड, यानी कि यहाँ पे हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, सब कुछ नेचुरल बेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हम ओवम और स्पर्म को आपस में मिलने से रोक रहे हैं। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सिटेंस, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हाँ जी, कितने दिन की, 1 to 28। अब बेटा बोला जाता है मिडिल साइकिल में क्या निकलता है, ओवम, यानी मिडिल में 14 डे पे क्या निकलेगा, ओवम। अब तुम्हें पता है बेटा हमारा जो ओवम अगर मान लो 14 को निकला तो वो अगले 2 या 3 दिन तक जिंदा रहेगा, 16 डे तक। ओके, मान लो तुमने बेटा कोइटस किया है 12th डे पे, और स्पर्म भी कितने दिन रहेगा, 2 दिन जिंदा रहेगा। यानी हमारे पास बीच का जो 1 से 7 दिन के जो दिन बच गए ना, यानी 7 डे के लिए बेटा आप लोग क्या रहो, एब्सेंट रहो, फ्रॉम 10 to 17 डेज।
मतलब समझ में आया ना। ये 1 to 28 है, यहाँ पे क्या निकलता है, ओवम निकलता है। मान लो बेटा आप लोगों ने क्या किया, कोइटस किया 11th-12th डे पे, तो स्पर्म जिंदा रह गया 3-4 दिन तक, ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, ओवम निकल गया। अब ये ओवम में कितने दिन तक रहेगा, 2 दिन तक जिंदा रहेगा। यानी जो बीच का जो टाइम पीरियड बचा ना 1 से 7 दिन का, सॉरी 10 to 17 का, उस टाइम बेटा आप लोगों को क्या होना, एब्सेंट होना, खत्म। यानी पीरियड्स के टाइम पे एब्सेंट रहो। पीरियड्स इन द सेंस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बीच का जो पार्ट होता है ना, बीच का जो टाइम, उस टाइम एब्सेंट रहो। क्यों? क्योंकि उस टाइम बेटा ओव्यूलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। फर्टाइल पीरियड इसको हम लोग कहते हैं, राइट। अब सुनो, नेक्स्ट है विड्रॉल मेथड। बेटा इसका मतलब क्या है, मान लो बेटा फीमेल का ये अट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें बेटा मेल सारा कुछ करेगा। मान लो अभी उसने बेटा पेनिस उसके फीमेल के अंदर है, जैसे बेटा उसको लगेगा ना कि उसका स्पर्म बाहर आने वाला है, तभी के तभी बेटा वो अपने पेनिस को बाहर निकाल लेगा, खत्म। विड्रॉल मतलब कि चीज़ों को वापस से बाहर निकाल लेना, यानी मेल पार्टनर अपने पेनिस को बेटा वापस से वजाइना के अंदर से निकाल लेगा जैसे बेटा उसको फील होएगा। यानी इजैकुलेशन से पहले, सीमन को बाहर निकालने से पहले बेटा वो उसको बाहर निकाल लेगा। समझ में आया। यानी कोइटस में क्या कर दिया, इंटरप्शन, रुकावट कर दी, उनको मिलने ही नहीं दिया, तो ये क्या होगा, विड्रॉल। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया। बेटा लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है, यानी कि डिलीवरी के बाद मम्मा क्या पिलाएंगी, मिल्क पिलाएंगी। एमिनोरिया, मिनोरिया मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ए मतलब एब्सेंट, यानी कि इस टाइम पीरियड पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगी ही नहीं, ओवम बनेगा ही नहीं, तो चांस क्या होंगे, बिल्कुल नील होंगे। तो इस टाइम पे बेटा साइकिल हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि बेटा मदर क्या कर रही है, ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है ना। तो इस टाइम बेटा चांसेस क्या होंगे, नील होंगे। ये बेटा वेरी कर सकता है, हो सकता है किसी के अंदर बेटा 6 महीने तक पीरियड्स ना हो, किसी के अंदर 3 महीने तक, किसी के अंदर 4 महीने तक, सबका वेरी करता है। बट एनसीईआरटी देती है कि 6 महीने तक ये ऐसा लैक्टेशन एमिनोरिया होता है। तो इस टाइम बेटा साइड इफेक्ट बिल्कुल नील होते हैं, लेकिन चांसेस हाई है। हो सकता है बेटा 2 महीने में ही बेटा उसको पीरियड्स हो गए और आप लोगों ने मतलब सबका वेरी कर सकता है, ठीक है। इसका कोई रॉकेट कुछ क्लियर सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बेटा बैरियर मतलब मान लो ये बेटा स्पर्म है, ठीक है, ये है वजाइना। जब मैं इनके बीच में कुछ ना कुछ दीवार खड़ी कर दूं ताकि वो मिल ना पाए, यानी मैं उनको फिजिकली मीट होने से मैं उनको के बीच में क्या कर रही हूँ, बैरियर लगा रही हूँ, तो उसे कहते हैं बैरियर मेथड। तुमने सुना होगा बेटा कॉन्डम्स, ये मेल के लिए भी होते हैं, फीमेल्स के लिए भी होती है। कैसी होती है बेटा, ये देखो थिन रबड़ की बनी होती है, ये फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए। ये देखो मेल्स की कैसी है, लेटेक्स शीट से बनी हुई होगी। किससे होगी, लेटेक्स शीट से। रिवर्सिबल है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब सुनो, हमारे पास बैरियर मेथड में कॉन्डम्स आते हैं। इसको बेटा मेल पार्टनर पेनिस पे कवर करेगा, ठीक है, फीमेल उसको वजाइना और सर्विक्स के ऊपर उसको यूज़ करेगी, ठीक है। ताकि हमारे पास ये मानो ये स्पर्म है, इसके ऊपर क्या है, तुम्हारे पास ये लगा दिया तुमने, कॉन्डम पहन लिया है, राइट। अब जितना भी जो सीमन निकलेगा वो कहाँ रह गया, इसके अंदर रह गया। तो तुम्हें लग रहा है एक तरीके से ये फीमेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास यहाँ पे काम होगा। पॉपुलर ब्रांड बेटा क्या है, निरोध, ठीक है। ये इसका यूज़ काफ़ी सालों से बेटा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एक तो बेटा इससे ना STI, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एड्स वगैरह भी नहीं होते। क्योंकि बेटा क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स है ना वो मिक्स ही नहीं हो रहे, ना तो फीमेल का इधर आ रहा है ना ही मेल का उधर जा रहा है। तो बॉडी फ्लूइड्स की क्या हो रही है, मिक्सिंग ना के बराबर हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा बेटा कॉन्डम्स डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसको दोबारा से बेटा हम लोग यूज़ कर लें। सेल्फ इंसर्टेड, खुद आप लोग यूज़ कर सकते हो, खुद आप पहन सकते हो, ये नहीं आपको बाहर जाना पड़ेगा उसको यूज़ करवाने के लिए। प्राइवेसी देता है, जब तो आप लोग खुद ही उसको यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी आप आपकी प्राइवेसी को कोई इंटरफेयर कर रहा हो, बिल्कुल भी नहीं, ओके। अब ये जो 3 चीज़ें, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स, ये तीनों की तीनों चीज़ें बेटा हम यूज़ करते हैं, फीमेल्स वगैरह यूज़ करती हैं, ठीक है। ये भी किसकी बनेंगी, रबड़ की बनी होंगी। कहाँ पे, सर्विक्स को कवर करते हैं, यानी ये है तुम्हारे पास फीमेल का, ये वाला पोर्शन सर्विक्स कवर कर लो, आगे का क्या आएगा, वजाइना, उसको कवर करवा दो, ठीक है। तो सर्विक्स, इन सबको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, एंट्री ही नहीं हो पाएगी स्पर्म की, ठीक है। क्या नहीं हो पाएगी, एंट्री। मान लो बेटा ये तुम्हारी ये फीमेल है, ठीक है, ये यहाँ पे वजाइना में, ये यहाँ पे मैंने सर्विक्स बना दिया, अब ये यहाँ पे मैंने वजाइना। अब यहाँ पे तुम लगा लो वॉल्ट्स, डायफ्राम, यानी सर्विक्स को तुमने क्या कर दिया, कवर। अब पेनिस तो यहाँ से आएगा ना, अब पेनिस यहाँ तक लास्ट रहा, तो इसके पास यहाँ पे तो जा ही नहीं पाया स्पर्म। इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे काम होने वाला है, खत्म। समझ में आया। अब सुनो,
इससे क्या होगी, एंट्री उसकी ब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा ये रीयूजेबल होता है, फीमेल्स बेटा वापस से यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा स्पर्मिसाइडल जेलीज, मान लो तुम्हारे पास ये है, मान लो यहाँ से ना बेटा छेद हो गया, ठीक है, तो सारा का सारा स्पर्म बाहर आ सकता है, इसीलिए इसके ऊपर क्रीम लगवा दो। अब क्रीम लग जाएगी तो कोटिंग लग जाएगी, जिसकी वजह से जितने भी जो स्पर्म्स हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे और वो मर जाएंगे। स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्म्स को ख़त्म करने के लिए बेटा जेलीज, क्रीम वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर्म्स वगैरह, इन सबको इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आती है हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर हम कुछ ना कुछ डिवाइस यूज़ करने वाले हैं। लाइक देखो तुम्हारे पास ना ये यूट्रस, ठीक है, अरे कैसी ड्राइंग बना दी मैंने, देखो ये है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे पास ऐसे लगे, एक सेकेंड, ये रहा, ये है तुम्हारा यूट्रस, ये कॉपर टी। अब देखना एक चीज़ तुम नोटिस करो, यहाँ पे क्या निकलता है, ओवम, यहाँ से क्या जाएगा, स्पर्म, बीच में मैंने क्या लगा दी, रुकावट। तो तुम्हें लगता है क्या वो चीज़ें वहाँ से जा पाएंगी, नहीं ना। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास होने वाला है, ठीक है। तो सुनो, हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होंगी, डॉक्टर्स के थ्रू हम इंसर्ट करवाएंगे, नर्सेज वगैरह के थ्रू, है ना, यूट्रस के अंदर थ्रू द वजाइना। क्लियर, यही तो हो रहा है। मैंने क्या कहा, जो कॉपर टी है, ये वाली जो कॉपर टी दिख रही है, इसको तुमने कहाँ लगवा दिया, यूट्रस के अंदर लगवा दिया। अब देखो ये वाली चीज़ इधर नहीं आ पाएगी, ये वाली चीज़ उधर नहीं आ पाएंगी। क्लियर, यही है हमारे पास, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी बेटा कई तरीके की होती हैं। हमारे पास नॉन मेडिटेटिव आईयूडी, लिपस लूप, कॉपर रिलीजिंग सबसे ज़्यादा फेमस जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, इन सब को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसमें हार्मोन सिंगे प्रोजेस्टेरॉन, LNG 20, ये सब, यानी 3 तरीके। कौन कौन सी हो गई, नंबर 1 नॉन मेडिटेटिव, नंबर 2 कॉपर, नंबर 3 तुम्हारे पास हार्मोन्स की आईयूडी हो गई, ठीक है। अब मैंने कहा हम कॉपर वाली ज़्यादा यूज़ करते बेटा, एनसीईआरटी भी कॉपर का ही बताती है। कॉपर आयन बेटा क्या करते हैं, एक तरीके से ना स्पर्म की मोटिलिटी, यानी वो मूव करने की जो उसकी क्षमता है ना, उसको वो कम कर देते हैं। अगर स्पर्म आगे तक मूव ही नहीं कर पाए तो वो कहाँ से बेटा फीमेल्स को फर्टिलाइजेशन कर देगा, नहीं हो पाएगा ना। आईयूडी क्या करती हैं, स्पर्म्स को खा जाती है, फेजोसाइटोसिस कर देती है बेटा स्पर्म का यूट्रस के अंदर, ठीक है। उनकी मोटिलिटी कम कर दी, उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ही कम कर दी, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन वाली क्या करेगी, हार्मोन वाली बेटा हमारा क्या करेगी, यूट्रस को अनसूटेबल बना देगी। क्या कर देगी, अनसूटेबल, मतलब ना अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया ना तो बेटा मान लो यहाँ जायगोट बन गया तो ये यूट्रस के अंदर बेटा चिपक नहीं पाएगा, है ना। कुछ ना कुछ बेटा कई ज़्यादा वहाँ पे क्या निकलेगा, म्यूकस वगैरह वहाँ पे निकल रहा होगा, वहाँ पे सर्विक्स और हमारा यूट्रस क्या हो गया है, अनसूटेबल हो गया है, ठीक है। तो आईयूडी बेटा काफ़ी ज़्यादा ना आइडियल है फीमेल्स के लिए जो कि बेटा डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ये प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनका तो बेटा काम ही ये है, तो वो बार बार थोड़ी ना बेटा यूज़ करेंगे कॉन्डम्स वगैरह, तो वो क्या यूज़ करते हैं, आईयूडी डलवा लेते बेटा, जो कि 3-4 साल के लिए आराम से काम चलता है। बट इनका साइड इफ़ेक्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना STI होने के काफ़ी चांसेस हैं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है। अब सुनो, इसके अलावा बेटा खाने की दवाई, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज, यानी कि यहाँ पे मैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, या तो इनको कॉम्बिनेशन में ले लो या इनको अकेले अकेले ले लो, ठीक है। यानी जो दवाइयाँ हैं, यानी जो पिल्स हैं वो किसकी फॉर्म में, यानी टैबलेट्स किसकी फॉर्म में होंगी, इनके कॉम्बिनेशन में या अलग, जिसको हम कहते हैं पिल्स। अब बेटा पिल्स कैसे लेते हैं, 21 डेज के बेटा आपको क्या बने, मान लो 21 डेज है, ठीक है, तो 21 दिन तक आपको लेनी पड़ेगी। ये कैसे लेंगे, मान लो आपके पास ना मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 7 डेज चल रहे हैं, इसमें से बेटा कोई भी, देखो कहने का मतलब क्या है, आपका जैसे ही मेंस्ट्रुएशन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद 7 दिन का आपको गैप देना है, उसमें से फिर एक दिन आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको बेटा 21 डेज के लिए उस दवाई को रिपीट करना है, उसको आपको लेते रहना उसी पैटर्न में, ठीक है। इसमें हम पिल्स को हम यूज़ कर रहे हैं 21 डेज की ये पिल होती है। इसके बाद सुनो, हमारे पास आता है, ये क्या करती है, इम्प्लांटेशन को बंद कर देंगी, मतलब ख़त्म कर देंगी, ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाएगा, जो हमारा म्यूकस काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, है ना, सर्विक्स के अंदर, जिससे स्पर्म्स एंट्री ही नहीं ले पाएंगे। तो पिल्स काफ़ी ज़्यादा बेटा इफेक्टिव होती हैं, साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी कम होते हैं। लेकिन बेटा आप तुम खुद बताओ, कौन 21 दिन तक बेटा झंझट पालेगा, इतनी बार कौन पिल्स लेगा। तो बेटा इसलिए वंस आप पीक
पिल भी आ गई है, यानी बेटा आप एक पिल ले सकते हो जिसका नाम है सहेली। तभी तो मैंने कहा फीमेल्स के लिए बेटा सहेली कौन है, सहेली। तो इसको बेटा आप ले सकते हो जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, इसके काफ़ी कम साइड इफेक्ट होते हैं और अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। अब है बेटा हमारे पास इंजेक्शन, यानी तुम इंजेक्शन बेटा ये रहे तुम्हारे इम्प्लांट्स, ठीक है। इसको बेटा कहाँ लगवाते हैं, अपने स्किन के नीचे लगवाओगे, ठीक है, हाथ के यहाँ पे लगवाओगे, या तो कॉम्बिनेशन में ले लो दोबारा से हॉर्मोन्स को, या अलग अलग ले लो, ठीक है। तो क्या करोगे, इंजेक्शंस के रूप में करवा रहे हो तो इसे इम्प्लांट्स ही बोल सकते हैं। कहाँ पे, स्किन के अंदर, ठीक है। अब बेटा हमारे पास एक आती है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। बेटा मान लो कोइटस हुआ लेकिन आपने क्या किया, अनप्रोटेक्टेड, कोई भी आपने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की, कोई भी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया, तो आपको डर लग रहा है कि भाई प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, अगले 72 घंटे तक, कोइटस के अगले 72 घंटे तक अगर एक दवाई ले लोगे ना तो प्रेगनेंसी खत्म। यानी कि इसे कहते हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे ही कोइटस हुआ तो 72 आवर्स में, 3 दिन में आप बेटा कभी भी दवाई ले लो, प्रेगनेंसी खत्म। एग्जाम्पल जैसे कि रेप वगैरह हो गया या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आती है, स्टरलाइजेशन, बेटा नसबंदी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। बेटा अगर मैं इसमें बात करूँ, हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ना हम यहाँ से स्पर्म्स को बाहर ही नहीं आने दे रहे। दूसरा, यहाँ पे हमारा जो ओवम बन रहा था ना, इसको हम यूट्रस के अंदर नहीं आने दे रहे। पहले समझ में आया? तो सुनो, अगर मैं बेटा फीमेल्स की बात करूँ तो सुनो, हमारे पास स्पर्म यहाँ बन रहा था, फिर ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे से रिडक्ट के थ्रू, ये लास्ट कौन सी थी, वास डेफरेंस थी। अब सुनो, अगर तुम इसको ही काट दो, एंड की इसको नस को ही काट दोगे तो एक तरीके से नसबंदी हुई, स्टरलाइजेशन। तो हम बेटा वास डेफरेंस को काट देते हैं और वहीं पे बेटा छोटा सा इंसिजन कर देंगे, एक तरीके से तो उसको वहीं पे टाई कर देंगे। तो वास डेफरेंस काटा तो कहेंगे वासेक्टोमी। फीमेल्स की बात करें तो ऐसे डक्ट कौन थी, फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब को काट दो, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ही तो लेके जा रही थी ना यूट्रस के अंदर, एम्पिलस्मस जंक्शन जो था। अगर यही कट जाएगा तो बोलोगे ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब ही काट दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो बेटा ये एक तरीके से हम मेथड्स यूज करते हैं ताकि हमारे पास क्या ना हो, प्रेगनेंसी वगैरह ना हो। लेकिन ये चीज़ें बेटा हाईली इफेक्टिव है और वापस ये चीज़ें नहीं कर सकते। ऐसा नहीं तुमने नसबंदी करा ली और फिर क्या डॉक्टर अब हमें तो बच्चा चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, गैमेट्स की एंट्री ब्लॉक कर देंगे, गैमेट्स को जाने नहीं देंगे बाहर, ठीक है। तो मेल के अंदर वासेक्टोमी, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे, वास डेफरेंस को रिमूव कर देंगे, है ना। इस तरीके से हमारे पास होने वाला है, ठीक है। अब सुनो, अब बेटा ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें अच्छे से सिलेक्ट करना आना चाहिए कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, है ना। प्रॉपर उसको गाइडेंस में लेना चाहिए, इसलिए अपने आप ले लिया। रेगुलर रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होता, ज़रूरत ये तभी ही तुम लोग यूज़ करो जबकि ज़रूरत हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है, हम लोगों को इसके साइड इफेक्ट भी पता होना चाहिए। लाइक बेटा कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, है ना, कैंसर, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह, ये सारी के सारी बेटा चीज़ें बिगड़ जाती हैं अगर आप बेटा इनको कंटिन्यू लेते रहोगे तो। समझ में आया? तो इसलिए बेटा हमें इन सब चीज़ों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। आगे आओ, अब बेटा हमारे पास MTP, हिंदी में बोलो तो बेटा अबॉर्शन, हिंदी मतलब तो नहीं है खैर, लेकिन अबॉर्शन नाम से सब समझते हैं, यानी इंटेंशनल, मैं मन से चाह रही हूँ, ठीक है। क्या करवाना, प्रेगनेंसी से पहले बेटा टर्मिनेट करवाना प्रेगनेंसी को, है ना, डिलीवरी से पहले टर्मिनेट करवाना प्रेगनेंसी को, इसे कहते हैं MTP, है ना। इंड्यूस्ड अबॉर्शन, मैं खुद ही तो इंड्यूस करवा रही हूँ ना, कोई मेरे से कहे थोड़ी ना, अपनी मर्जी से जब करवाते हो दैट इज अबॉर्शन। तो बेटा वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ ना तो 45 से 50 मिलियन MTP हमारे पास हर साल में करवाई जा रही है। सोच रहे हो इतनी सारी MTP हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक तरीके से करवाई जा रही है, यानी 5 लोगों में से एक इंसान तो बेटा MTP करवा रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बेटा एक्सेप्ट करें, लीगल एक तरीके से कर दी गई MTP, ठीक है, क्योंकि इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इशू काफ़ी सारे हमारे पास हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको अब लीगल किया है 1971 में। याद रखना 1971 में फैमिली प्लानिंग हुई थी, अभी जो पढ़ाया था, ठीक है, और 1971 में MTP आई है। लेकिन बेटा कुछ ना कुछ हमें गाइडेंस दी गई कि तुम कुछ भी करके देखो, मान लो मैं हूँ, मेरे को बेटा बेबी हो गया, बेबी में तो आई एम प्रेग्नेंट, मैं डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने जैसे ही बोला अरे ये तो लड़का है, मतलब मेरे अंदर क्या है, बेबी बॉय है, तो मैं क्या करूँ, ओके रहने दो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। बट जैसे मुझे पता चला ना भाई फीमेल है, तो बेटा हम क्या कर देंगे, फीमेल की डेथ। यानी हमें बच्चे का सेक्स नहीं बताना है,
क्योंकि उससे क्या हो रहा था, फीमेल फीटिसाइड की बेटा डेथ हो रही थी। तो इंडिया में बेटा खास कर ये बोला गया है, बाहर भी, कि तुम कभी भी बच्चे का सेक्स नहीं बताओगे, ठीक है। अब सुनो, एमटीपी बेटा क्यों करवाते हैं, अभी बता दिया, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से आपको छुटकारा मिले। हो सकता है आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हो, या हो सकता है आपने प्रोटेक्शन यूज़ की हो, लेकिन बेटा उसमें क्या हो गया हो, वो ख़राब हो गया हो, है ना, फेलियर हो गया हो उसका, जैसे कि कोइटस में, रेप्स वगैरह में हो जाता है। लेकिन आप बेटा अब एमटीपी ज़रूरी है तब अगर बेटा, अब सुनो, एमटीपी हमारा हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी, तो हमें बेटा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, एमटीपी एक तरीके से बेटा सेफ होती है तब जब बेटा 3 महीने हुए हों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे ही बेटा हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर आ गया ना, सेकंड ट्राइमेस्टर आ गया नहीं, 6th मंथ, 6 महीने का बेटा जब बच्चा हो गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैटल होता है, किसके लिए, बेबी के लिए भी और बच्चे के मम्मी के लिए भी, ठीक है। तो एक तरीके से हमें बेटा इसका मिसयूज़ भी नहीं करना है, एमनियोसेंटेसिस जो भी समझाई थी, हमें बेटा बच्चे का सेक्स भी नहीं बताना, ठीक है। तो अब ये याद रखना एमटीपी क्या है। तो एमटीपी बेटा डेंजरस हो सकती है मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी हो सकती है, तो इसलिए बेटा अच्छे से सोच विचार करके काउंसलिंग करके हमें सब चीज़ें करवानी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अब आता है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब कि तुम्हारे पास ये है फीमेल का सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे है मेल, मान लो बेटा मेल को है एड्स, अब क्या हुआ, एड्स इसको है, अब बेटा उसने फीमेल को भी कर दी, यानी वो बीमारी जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती है उसे कहते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या फिर बोलोगे वेंडल डिजीज, या बोलोगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लैमिडाइमस, और तुम्हारे पास क्या हो गया, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोडोमिनस, तो काफ़ी सारी ऐसी बीमारी हमारे पास हो गई। इसमें से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी है दैट इज़ HIV, यानी कि एड्स, आगे बताऊंगी क्यों। तो बेटा हमारे पास जैसे कि ना बीमारियाँ क्यों होती हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV कब होगी, जब बेटा आप किसी की भी सुई इंजेक्शन वगैरह यूज़ कर लोगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा, जैसे कि मान लो मेरी सर्जरी हुई है, मेरी जो इंस्ट्रूमेंट मेरे अंदर यूज़ किए थे वही उसके अंदर यूज़ कर दिए, जो मेरे डॉक्टर ने जो निडल लगाई वो अगर आपके अंदर यूज़ कर दे तो भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, आपको बार बार बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाना पड़ता हो, ठीक है, लाइक किडनी वगैरह ख़राब हो गई हो तो भी हो सकता है, या मम्मी को मान लो एड्स है और बच्चे के अंदर भी जा सकता है, ठीक है, तो मदर से बच्चे के अंदर भी चला जाएगा, फीटस के अंदर, ठीक है। तो सुनो, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और HIV, इन तीनों बीमारियों को छोड़ के बाकी सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हो अगर आपको वो पहले पता चल जाए तो, ठीक है। जैसे कि इनके सिम्टम्स क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा, खुजली होगी, इचिंग होगी, फ्लूइड निकलता रहेगा, स्लाइट पेन, हल्का फुल्का पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है। कहाँ पे, जेनाइटल रीजन, जब बेटा बीमारी है तुम्हारी जेनाइटल रीजन की तो दिक्कत भी कहाँ होगी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने वाली है। लेकिन फीमेल्स की तो बेटा कहानी अलग है, फीमेल्स को तो बेटा सिम्टम्स ही पता नहीं चलते, एसिम्टोमेटिक, उनको सिम्टम्स ही नज़र नहीं आते, एब्सेंट होते सिम्टम्स, इसलिए बेटा उनको बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइम डिटेक्शन करवाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि आगे जाके कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, ठीक है। इससे क्या क्या हो सकता है, हमें बीमारी हो सकती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ काफ़ी सारी, अबॉर्शन हो सकता है अगर किसी फीमेल को एड्स है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। समझ में आया, ओके। अब बेटा ज़्यादातर बीमारियाँ होंगी किसके अंदर, तुम्हें पता है, हम लोगों के अंदर, क्योंकि हम क्या हाईली रिप्रोड्यूसिबल पीपल है ना, हम रिप्रोडक्टिव एक्टिव है ना, तो हमारे अंदर ये ज़्यादा बीमारी हो सकती है। क्यों होंगी, हो सकता है कुछ ना कुछ हमारे पास क्या दे रखे हैं, कॉज क्या होंगे बेटा, जब मान लो आप ना सेक्स कर रहे हो काफ़ी सारे लोगों के साथ, ठीक है, आप लोग बिना प्रोटेक्शन के बेटा आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है आप बेटा डॉक्टर्स वगैरह नॉलेज नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स अपनाने चाहिए, सेक्स अवॉइड करो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, हमेशा प्रोटेक्शंस को यूज़ करो, कॉन्डम्स वगैरह को। अगर आपको लग रहा है ना भाई कोई ना कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे लाइक इचिंग वगैरह, तो आपको तभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। नेक्स्ट है आपके पास बेटा जी इनफर्टिलिटी। बेटा इनफर्टिलिटी मतलब बोले तो जब बेटा एक कपल ये है ना, ये बेटा काफ़ी सालों से बेटा दे आर ट्राइंग ये ट्राई कर रहे ताकि इनको क्या हो जाए बेबी, वो भी जब ये बिना प्रोटेक्शन के यूज़ कर रहे तो भी बेटा अगर बेबी ना हो तो बोलोगे इनफर्टिलिटी।
तुम्हें पता है काफ़ी कपल्स हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनको बेटा बेबी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। यहाँ तक कि वो क्या कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं तो भी उनको बेटा बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं? हो सकता है फिजिकल रीज़न हो, कंजेनिटल डिजीज़ हो सकती है, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल, काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल के अंदर ही बीमारी हो, कभी कभी मतलब मेल पार्टनर के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो फीमेल मेल, ज़रूरी नहीं है फीमेल को ही बोले बार बार कि फीमेल की वजह से नहीं हो रहे, मेल के भी अंदर हो सकते हैं। तो इसलिए बेटा अब हमारे पास कई तरीके के हेल्थ केयर यूनिट बनाए गए हैं, कई सारे क्लिनिक बनाए गए ताकि हम लोग उनकी हेल्प ले सकें, ताकि वो हमें क्या दे सके, हमें बेटा बेबी दे सकते हैं। किसके थ्रू? आर्ट, वो वाली आर्ट नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ बेटा हमने टेक्निक बनाई है जिसकी वजह से हम बेटा बच्चे हमें हो सकते हैं, ठीक है। तो अब सुनो, लास्ट पोर्शन रह गया हमारा। इन वीवो फर्टिलाइजेशन एक होता है, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बेटा इन मतलब अंदर, विट्रो मेरी बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जब बेटा बॉडी के बाहर हो। मान लो बेटा मैं हूँ, ये मेरा ओवम है, ये मेरा स्पर्म है, ठीक है, मेल का स्पर्म, ये फीमेल। अब मेरे को ना जैसे कि बेबी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये फीमेल, ये मेल, इनको मैं बेटा बाहरी जाइगोट बनवाऊंगी, कहाँ पे? लैब के अंदर। इसी को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? यानी हमने बॉडी के बाहर क्या करा? फर्टिलाइजेशन करवाया। अब जैसे बेटा जाइगोट बन गया, अब जाइगोट से आगे क्या बनता है? एम्ब्रियो, ठीक है। तो यानी कि जैसे जाइगोट बन जाएगा फिर उसको ट्रांसफर करवा दो, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तरीके से लैब के अंदर बनवा रहे हो तो किसी ना किसी टेस्ट के अंदर बनवा रहे हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। कैसे करेंगे बेटा? ओवा अगर बेटा वाइफ के अंदर ठीक है तो वाइफ से ले लो, नहीं मिल पा रहे तो किसी डोनर से ले लो। अगर स्पर्म्स की बात करो, अगर हस्बैंड का ठीक है तो हस्बैंड से ले लो, नहीं तो किससे ले लो? डोनर से ले लो। इनको बेटा कलेक्ट करो, लैब के अंदर बेटा क्या बनवा दोगे? जाइगोट बनवा दोगे, खत्म। अब तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, तुम्हारे पास ना ब्लास्टोमियर बनते हैं, 8 ब्लास्टोमियर है। तो मानो मैच्योर नहीं हुआ अभी पूरा एम्ब्रियो, तो बेटा इसको जाइगोट, तो इसको कहाँ डलवा दोगे? जाइगोट को अंदर कहाँ डलवाना है? फैलोपियन ट्यूब के, क्योंकि यही था ना सिस्टम हमारा, ये है ना। यहाँ पे जाइगोट बना, अभी मैच्योर नहीं हुआ तो कहाँ डलवाओगे? फैलोपियन ट्यूब में। फिर धीरे धीरे मैच्योर होकर कहाँ जाएगा? यूट्रस के अंदर अपने आप चले जाएगा। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करवाओ। अगर 8 ब्लास्टोमियर से आगे की सेल्स बन चुकी हैं तो वो मैच्योर हो गया है, तो कहाँ डलवा दोगे? यूट्रस के अंदर। तो एक होता है जिफ्ट, एक होता है आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ओके। बाकी ताकि सारी की सारी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब सुनो, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो मेरे ही अंदर बेटा यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। यानी कि ऐसी फीमेल्स बेटा जिनके अंदर बेटा वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो हम क्या करेंगे? गैमीट्स का फ्यूजन फीमेल के अंदर ही करवा देंगे। ये होता है इन वीवो अंदर, इन विट्रो बॉडी के बाहर, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब हम देंगे गिफ्ट, किसको देंगे? फीमेल को। मान लो बेटा कोई फीमेल ऐसी है जो ना बेबी को अंदर रख तो सकती है अच्छे से, यानी एनवायरनमेंट तो पूरा दे देगी, लेकिन उसके अंदर ओवम नहीं बनते, कोई बात नहीं, हमारे पास आर्ट है, हम क्या कर देंगे? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, उसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या डलवा दो? ओवम डलवा दो। गैमीट को क्या कर दिया आप लोगों ने? गिफ्ट कर दिया, खत्म। क्योंकि वो गैमीट ही तो नहीं दे सकती, लेकिन सूटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है बच्चे को आगे के लिए, ठीक है। दूसरा, मान लो आपके पास ना एक इसमें हम क्या करेंगे? मान लो बेटा मेल है आपके पास, मेल बेटा अच्छे से ना, मेल हमारे पास अच्छे से इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, यानी कि फीमेल के अंदर अच्छे से वो जा नहीं पा रहा, तो हम क्या करेंगे? स्पर्म का इंजेक्शन डलवा दो। यानी कि आप एम्ब्रियो बनवाओ लेबोरेटरी के अंदर, है ना, हम एम्ब्रियो बनवा देंगे और उसके अंदर डायरेक्टली क्या डलवा दोगे? स्पर्म डलवा दोगे, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, स्पर्म का इंजेक्शन लगवा दो, हो गया ICSI, ठीक है। क्यों? हो सकता है बेटा मेल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है स्पर्म काउंट कम हो, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या होता है बेटा? हम क्या करते हैं, इसमें सीमन कलेक्ट करेंगे, या तो हस्बैंड से ले लो या फिर डोनर से ले लो, फिर उसको बेटा कहाँ डलवा दो? वजाइना के अंदर। यानी तुमने आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाया है, ठीक है, मेल से ले लिया या फिर डोनर से ले लिया, फिर उसको कहाँ डलवा दिया? वजाइना के अंदर डलवा दिया। तो ये आपने क्या किया? एक तरीके से
इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर आपने आर्टिफिशियली क्या करवाया, इंसेमिनेट करवाया। ठीक है, तो बेटा ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कम हो सकती हैं अगर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन ये टेक्निक ज़्यादा बेटा हाई प्रिसीजन की होती हैं। इनको परफॉर्म करने के लिए हमें अच्छे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स वगैरह की, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अमीर लोग तो बेटा इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे बेटा कॉमन लोग वो नहीं कर सकते। तो ये जो बेनिफिट है ना वो काफ़ी अफोर्डेबल है उनके लिए जो कि अमीर हैं, हम लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए बेटा अडॉप्शन कर लो। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे बेटा जो अनाथ हैं। ठीक है, तो ऑर्फनेज में जाओ बेटा, वहाँ पे आप लोग उनको लीगली अडॉप्ट करो। हमारे इंडिया ने बेटा हमें परमिट कर रखा है, हमें लॉ दे रखा है कि आप क्या उनको ले सकते हो, बेबी को अडॉप्ट कर सकते हो। राइट, तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है। प्लीज़ जिसको भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ बेटा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।